हेलो एवरीवन। आई होप सो आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम नेक्स्ट लेवल चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आईसीआई ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है एससीएमपीई सब्जेक्ट के अंदर, जो कि आपके एसपीओएम के सेट बी में है, विच इज मेंडलोज मैट्रिक्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस। ये आपके चैप्टर 1 में इंक्लूडेड है और इस वीडियो में हम ये पूरी अच्छे तरीके से कवर करेंगे इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके जर्नल वाली केस स्टडी में भी एक जगह पूछा हुआ है। ऑल्दो एक एमसीक्यू में छोटा सा क्वेश्चन है, बट चांसेस आर देयर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में वो अच्छा क्वेश्चन बन के आ जाए मे बी। तो इसलिए हम इस वीडियो में उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। 10 to 15 मिनट्स आप एकदम ध्यान लगा के बस इस वीडियो को सुनना। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको मैट्रिक्स याद रखनी है, उसके डायमेंशन याद रखने हैं, एंड दैट्स इट। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये मेंडलोज मैट्रिक्स है क्या। अगर हम मेंडलोज मैट्रिक्स की बात करें तो मेंडलोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा। तो हम मेंडलोज का कोई मतलब नहीं है, मेंडेलो एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, ओब्रे मेंडेलो जो थे, इन्होंने पावर और इंटरेस्ट मैट्रिक्स बनाई थी, जिसमें वो स्टेक होल्डर्स को उनकी पावर और उनके इन्फ्लुएंस या फिर उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर कैटेगराइज करते थे कि किस स्टेक होल्डर पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और किस स्टेक होल्डर पे हमें कम ध्यान देना है, बिकॉज स्टेक होल्डर्स का पोटेंशियल इन्फ्लुएंस हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर आ सकता था। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो भी कंपनीज के अंदर जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, जब भी वो किसी प्रोजेक्ट के लिए अपना एनालिसिस करते हैं, प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो उसमें स्टेक होल्डर एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके एसपीओएम के सेट बी एससीएमपी का पार्ट है चैप्टर 1 के। तो अब स्टेक होल्डर एनालिसिस में जाने से पहले ना हम एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो इससे थोड़ी सी दिमाग में क्लैरिटी बनेगी। देखो, हम सब ने आर्टिकलशिप करी हुई है। ठीक है, तो अब आर्टिकलशिप में क्या होता था, कोई भी आपने किसी भी डोमेन में करी हो, ठीक है, तो आपका जो सीनियर होता था वो आपको कोई ना कोई काम देता था, कोई ना कोई टास्क देता देता था पूरे दिन में कि ये मुझे करके दो। सपोज हम ऑडिट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या आईडीटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, डीटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब भी आपको वर्क दिया जाता था तो आपका सबसे पहला मेन एम क्या होता था, आप सबसे पहले अपने सीनियर से पूछते थे मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। अब डेटा डेटा की बात जैसी आती थी तो सीनियर क्या कहता था, डेटा जाओ क्लाइंट को मेल डाल दो या क्लाइंट से बात कर लो, उससे डेटा ले लो। ठीक है, वो आपको क्लाइंट को रेफर करने बोलता था। तो हमारे इस ऑडिट के या अपनी आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस में हमने जो प्रोजेक्ट्स मैनेज करे हैं, प्रोजेक्ट्स अभी आप मान के चलो जो आपको टास्क मिलता था, ठीक है, जो भी मैनेज करे हैं उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे। अगर हम सीधी सी बात करें, सबसे पहला हमारे दिमाग में क्लाइंट आता है। ठीक है, हम क्लाइंट से उसका डेटा लेते थे। ठीक है, जो भी आपको क्लाइंट में जो भी बंदा अलॉट होता था कि आपको उससे जाके अपनी हेल्प लेनी है, वो आपका क्लाइंट हो गया। ऑलराइट, और कौन लोग इन्वॉल्व होते थे, हमारे साथ ही फेलो आर्टिकल्स। ठीक है, जो भी फेलो आर्टिकल्स होते थे वो आपके साथ होते, जो आपकी हेल्प करते थे या आपके फ्रेंड्स होते थे। ठीक है, वो लोग होते थे। और कौन होता था, आपके सीनियर्स जिन्होंने आपको काम दिया है, सीनियर्स होते थे, मैनेजर्स होते थे, जो भी पोस्ट होती होंगी। ऑलराइट, ये लोग होते थे। और सबसे एंड में कौन होता था, जिसका एंड में रिव्यू होता था, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस करेक्ट, पार्टनर्स रिव्यू। ठीक है, अब एक पार्टनर हो सकता था या कई पार्टनर्स हो सकते थे, डजेंट मैटर। तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ये स्टेक होल्डर्स हमारे उसमें रिवॉल्व करते थे जब हम आर्टिकलशिप में काम करते थे, या आप आर्टिकलशिप में क्या, जॉब में भी जब ये काम करोगे तो आपको यही लोग आपके स्टेक होल्डर एक तरीके से होंगे। ठीक है, दो चार लोग और ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स थे। ठीक है, आपको दिमाग में याद है। अब बेसिक सी चीज बताओ कि अगर ये स्टेक होल्डर्स थे, आपको एनालिसिस करने की जरूरत ज्यादा थी नहीं। देखो, आपको पता है चार पांच लोग हैं, इनसे मुझे डील करना है। ठीक है, मुझे पता है कि यार क्लाइंट को थोड़ा सा वो करके रखना पड़ेगा, उससे डेटा वगैरह लेना है। मैनेजर को जो है प्रॉपर चीजें बतानी है, उनसे गाइडेंस लेनी है। आर्टिकल्स का क्या है, आर्टिकल्स तो कोई हेल्प कर देगा नहीं करेगा, या किसी से मैं हेल्प मांग लूं या ना मांगू, है ना। और पार्टनर लेवल पे आपको होता था कि पार्टनर से तो एकदम वहां पे तो एकदम करेक्ट चीज पहुंचनी चाहिए। ठीक है, वो तो सीनियर भी आपकी हेल्प करता था या मैनेजर आपकी हेल्प करता था, ताकि आप पार्टनर पार्टनर रिव्यू जब हो उससे पहले अच्छे से सारा वर्क वही रिव्यू कर ले। ऑलराइट, तो इसी बेस को दिमाग में रखना। और अब जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने के बाद हम यहाँ फिर से आएंगे एक बार रिविजिट करने, और फिर तब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करना। ऑलराइट, अब हम फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, उस पर ध्यान मत देना जो नीचे लिखा है।
ऑलराइट, तो अब हमने जान लिया प्रोजेक्ट ओवरव्यू के बारे में कि देखो प्रोजेक्ट ओवरव्यू में क्या होता है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर अगर किसी भी प्रोजेक्ट को बनाएगा तो वो सबसे पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू लेगा। अब प्रोजेक्ट ओवरव्यू में सबसे मेन चीज होती है स्टेक होल्डर एनालिसिस, कि किन किन कौन सबसे पहले देखो कौन कौन लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं, किन किन लोगों पे इम्पैक्ट आने वाला है, किन किन लोगों का इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए एक स्टेक होल्डर एनालिसिस बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, तो जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ आएगा। कोई भी प्रोजेक्ट प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम या कोई भी इवेंट करते वक्त, कोई भी प्रोजेक्ट को मैनेज करते वक्त स्टेक होल्डर एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यही बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, हम इस पे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आगे चलते हैं। अब देखो स्टेक होल्डर की तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं ताकि हम स्टेक होल्डर एनालिसिस को अच्छे से कर पाए। ठीक है, हम स्टेक होल्डर एनालिसिस की पूरी प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपको आइडेंटिफाई करने हैं स्टेक होल्डर्स। अब आप स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? देखो जब भी कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट बनाता है तो वो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाता है या प्रोजेक्ट चार्टर बनाता है जिसको कह सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें सारी चीजें डॉक्यूमेंट करी जाती हैं कि कौन कौन लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले हैं, कौन सी टीम्स काम करेंगी। ठीक है, कौन से टीम लीड्स होंगे या टीम हेड्स होंगे या डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे जो इसको रेगुलाइज करेंगे या मॉनिटर करेंगे। ये सारे लोग, कौन से रेगुलेशंस हम पे इम्पैक्ट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट पर। ठीक है, क्या पॉलिसी, इंटरनल एक्सटर्नल रेगुलेशंस दोनों। ठीक है, क्या लीगल इम्पैक्ट आने वाला है एक्सेट्रा। यही सारी चीजें आप एक डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट करते हो। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करते हो सारे स्टेक होल्डर्स की लिस्ट। आप एक लिस्ट बनाते हो बेस्ड ऑन पेस्टल एनालिसिस, प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कुछ लोग एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो स्टेक होल्डर एनालिसिस में ही उन्होंने एक्सपर्टीज ली होती है, तो एक छोटे से एरिया पर भी लोग एक्सपर्ट होते हैं तो आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हो। ठीक है, उनके साथ जो मीटिंग में डिस्कशंस हुए हैं उनके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो अपने साथ स्टेक होल्डर्स की। ठीक है, आपके पास लिस्ट तैयार हो गई। अब इस लिस्ट का क्या करें? अब हम इस लिस्ट को क्या करेंगे? हम इस लिस्ट का एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे? ये देखेंगे कि कौन सा स्टेक होल्डर ऐसा है जिसका हमारे प्रोजेक्ट पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा कौन सा स्टेक होल्डर है जिसको प्रोजेक्ट से ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों दोनों सिचुएशन। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर कुछ मॉडल्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम एनालाइज कर सकते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। एंड वन सच इज मेंडलोज मैट्रिक्स, या फिर आप इसको पावर और इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और भी होते हैं, पावर, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट, एसएलआर, बहुत सारे होते हैं। हम ये सब डिस्कस नहीं करने वाले, वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन मेंडलोज मैट्रिक्स। इतना हमने एनालाइज कर लिया। जब हम एनालाइज कर लेते हैं ना, ये प्रोसेस लगा के हमने एनालाइज कर लिया, कैटेगराइज कर लिया अपने स्टेक होल्डर्स को, उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं इनका। क्या असेसमेंट करते हैं? इनकम टैक्स वाला असेसमेंट नहीं। इनका जो असेसमेंट होता है वो बेसिकली क्या असेसमेंट होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से स्टेक होल्डर को कौन सी बात खुश करेगी, कौन सी बात उसको दुखी करेगी, कौन सी बात से उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है, इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है, या उसको दिक्कत आ सकती है, या हमें दिक्कत आ सकती है किसी भी चीज से। तो यही चीज हम असेस करते हैं और उसके बाद एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जाता है कितने कौन से स्टेक होल्डर्स पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से स्टेक होल्डर्स पर नहीं करना है। कम फोकस करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। किनको सिर्फ ध्यान रखना है, हाँ यार वो लोग होने चाहिए, ठीक है, उनको सारी चीजें बताते रहो, बट इन ये लोग ऐसे हैं, ये स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं, इनको तो हर चीज बतानी है, इनको तो इन यही हमारे की प्लेयर्स हैं एक तरीके से। इनको अगर इनका अगर अप्रूवल नहीं आया, इनको इनसे हमने डिस्कस नहीं करा, तो प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो ये हम स्टेक होल्डर एनालिसिस में करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, आप ये स्लाइड क्या कर सकते हो, एक बार आप पॉज करके रीड कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट मैंने फॉर योर इन्फॉर्मेशन डाली थी ताकि हम एक बार देख सके। जब आप ये मेंडलोस मैट्रिक्स समझ जाओगे ना तो आपको ये वाली चीज ज्यादा रेलेवेंट लगेगी नहीं, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यही चीज हम एक्चुअल में ना मेंडलोस मैट्रिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो, या तो अभी रीड कर लेना, वरना इसका टाइम स्टैम्प तो नीचे डला ही हुआ है। पूरी वीडियो खत्म होने के बाद यहाँ पर आके वापस से इसको रीड कर लेना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने यहाँ मैट्रिक्स मैट्रिक्स दिमाग खराब कर रखा है, तो मैट्रिक्स में दो डायमेंशंस है हमारे पास। फर्स्ट डायमेंशन इज पावर डायमेंशन। ठीक है, मैंने बताया ना पावर और इंटरेस्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट डायमेंशन इज पावर डायमेंशन एंड सेकंड डायमेंशन इज इंटरेस्ट डायमेंशन। अब ये दो डायमेंशंस कहती क्या है? देखो पावर से आपको क्या समझ आता है?
भाई जो बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके पास पावर है। ठीक है। इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जो इस प्रोजेक्ट से इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो उस इंटरेस्टेड है बंदा। ठीक है, मतलब जिसका पैसा लगा हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो बस यही है पावर और इंटरेस्ट की डेफिनेशन। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाके देखें तो देखो पावर डिमेंशन में क्या लिखा हुआ है। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी और प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। किस तरीके से एन एबिलिटी है उसकी इन्फ्लुएंस करने की, कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या रिसोर्सेज लगेंगी, प्रोजेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज होगी। ये जिन जिन लोगों के पास ये पावर होती है वो पावर डिमेंशन में आते हैं। इंटरेस्ट डिमेंशन में वो लोग कितने इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट सक्सीड हुआ तो उन लोगों को कितना फर्क पड़ने वाला है, अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो कितना फर्क पड़ने वाला है। तो ये इंटरेस्ट डिमेंशन है। प्रोपोर्शन कितना इंटरेस्ट है इनका इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमें पूरी मैट्रिक्स में ये दो डिमेंशन बताते हैं, पावर डिमेंशन एंड इंटरेस्ट डिमेंशन। अब हम इन्हीं दोनों डिमेंशन की हेल्प से मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, कैटेगराइजेशन करेंगे स्टेक होल्डर्स का। अगली स्लाइड में वही है। अब आप देख सकते हो छोटी सी इमेज। इस इमेज के अंदर हमने क्या करा है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट और पावर के बेसिस पर कैटेगराइजेशन करा है। आपको दिख रहा है ना, लो, लो, हाई, हाई। इससे क्या सेंस बन रहा है? देखो, जिसके पास पावर हाई है, एक के पास पावर लो है। किसी का इंटरेस्ट ज्यादा है, किसी का इंटरेस्ट हाई है, किसी का इंटरेस्ट लो है। इसी के बेसिस पर हमने कैटेगराइज करा है ABCD। ABCD पे ज्यादा फोकस मत करो, जस्ट हम ये देखेंगे क्या है। देखो, जिसके पास लो पावर है और लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, आप खुद ही सोचो, जिसके पास पावर भी कुछ नहीं है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में वॉचमैन हो गए, पियोन हो गए, या कैंटीन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो इनके साथ मिनिमल एफर्ट, किसी प्रोजेक्ट के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता, होता ही नहीं है। ठीक है, ये मिनिमल एफर्ट है, इन लोगों पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये चीज बता रही हूँ आपको। उसके बाद किसी का पावर हाई है बट उसका इंटरेस्ट लो है। उसके पास पावर है बट इंटरेस्ट उसका इतना है नहीं। ठीक है, तो हम क्या उनको सेटिस्फाइड रखेंगे कि हाँ, आपके पावर के हिसाब से चीजें, आप जिस बंदे के पास पावर होती है वो चाहता है कि चीजें उसके हिसाब से हो। ठीक है, तो वही है, उन लोगों को सेटिस्फाइड रखना है कि भाई आपके पावर के अंडर हैं चीजें, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी पावर हम कहीं से भी हैम्पर नहीं कर रहे। ये चीज हो गई। जिनके पास हाई इंटरेस्ट है लेकिन उनकी पावर बहुत लो है, ठीक है, मे बी ये लोग हो सकते हैं जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, उनके पास इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, उनका पैसा लगा हुआ होता है, और उनके पास पावर उतनी नहीं होती एक लेवल पर देखा जाए तो उनको इन्फॉर्म रखना है कि भाई आपका पैसा कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज कर रहे हैं, आपका पैसा करेक्ट जगह पर यूटिलाइज हो रहा है, कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वहां पे उनको कीप इन्फॉर्म, उनको हमें बता के रखनी होती है सारी चीजें। और वो लोग आते हैं जिनके पास दोनों ही चीजें होती हैं, वो भी हाई हाई फ्रिक्वेंसी में, क्या, पावर और इंटरेस्ट। तो ये बन जाते हैं हमारे लिए की प्लेयर्स। और यही लोग हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये की प्लेयर्स होते हैं, इनको तो हमें हर चीज बतानी है, इनके साथ मैक्सिमम एफर्ट्स करने हैं, इनको इन्फॉर्म करके रखना है। तो यही है की प्लेयर्स की कहानी, मतलब सॉरी, इंटरेस्ट मैट्रिक्स की कहानी, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स की कहानी। ठीक है, अभी ये थोड़ा हमने ब्रॉड वे में देखा, एक बार और थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाकर देखते हैं। एक और मैंने इमेज लेकर आई है, ठीक है, ये मैंने गूगल से डाउनलोड करी थी। इसके अंदर अगर हम देखें तो देखो, स्टेक होल्डर एनालिसिस को उन्होंने पूरा इस छोटी सी इमेज में कवर कर रखा है एक लेवल तक। ठीक है, अब अगर आप देखो, पावर हाई, लो, लो, हाई, ठीक है, लो पावर हाई इंटरेस्ट। देखो, जिसके पास लो इंटरेस्ट है और हाई पावर है, जैसे कि नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हो गई, लोकल अथॉरिटीज हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, तो इनका इंटरेस्ट इतना नहीं होता, लेकिन इनके पास हाई पावर होती है, तो हमें इन्हें सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा, इनके कंप्लायंस में काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर का अगर हम कोई प्रोजेक्ट देखेंगे तो ट्राई की रेगुलेशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। या गवर्नमेंट ने कोई रूल्स निकाले, रेगुलेशंस निकाले, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हाई इंटरेस्ट होता है लेकिन उनकी पावर कम होती है, जैसे कि कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट हाई होता है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल रेजिडेंट्स, मे बी वो लोग क्या होता है, इम्पैक्ट हो सकते हैं प्रोजेक्ट का एक्चुअल में जो रिजल्ट आएगा उससे। मतलब वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बट उससे उसके रिजल्ट से उन पे इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है। ठीक है, उनकी पावर भी कुछ नहीं है, बट रिजल्ट के थ्रू उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन जाता है उस प्रोजेक्ट के अंदर।
जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री अगर प्रोजेक्ट के अंदर है और उसके आसपास के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हमें कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ी फैक्ट्री लग रही है तो उनको रिमूव करना पड़ेगा वहां से, तो अगर वहां से उठा के उनको कहीं और रखा जाएगा तो वहां पे उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप उनकी जगह से उनको हटा रहे हो। तो वहां पे उन पे ध्यान देना बनता है, उन पे ध्यान देना जरूरी है, उनको इन्फॉर्म रखना पड़ेगा, ठीक है, उनकी सारी चीजें हमें रेगुलेट करनी पड़ेंगी। और फिर इसी से ही कहीं ना कहीं ये हमारे, अगर आप एक लेवल पे देखो, अगर ये ज्यादा बड़े लेवल पे चीज होती है तो हमारे हाई इंटरेस्ट हाई पावर वाले लोग भी बन सकते हैं एक पॉइंट पर आके। ठीक है, फिर आते हैं जो लो इंटरेस्ट लो पावर वाले लोग हैं, जैसे कि पब्लिक हो गई, नॉर्मल पब्लिक, जिनको अभी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं उन लोगों का। ठीक है, वो अफेक्ट होंगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट से, बट उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इस चीज में, उनका ना पावर है ना इंटरेस्ट है। तो ये लोग एल में कवर हो जाते हैं, लो इंटरेस्ट लो पावर। और फिर आते हैं हमारे हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाले लोग, जिनमें आते हैं स्पॉन्सर्स। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स एक दूसरे नजरिए से कवर हो रहे हैं। देखो स्पॉन्सर क्या होता है, वो आपको पैसा ही प्रोजेक्ट के लिए दे रहा है, ठीक है, ऑल्दो इन्वेस्टर्स भी वही होते हैं, बट ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स होते हैं। ठीक है, वो प्रोजेक्ट उनके लिए भी जरूरी है और इसीलिए ही उन्होंने वहां पर पैसा दिया है, इससे उनका भी थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है एक लेवल पर। इसी मेजर इन्वेस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनके पास लेट से 50% से ज्यादा स्टेक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। या फिर 26% अगर हम मान के चलें, उससे ज्यादा स्टेक है, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, मेजर मेजर इन्वेस्टर्स को, मेजर शेयर होल्डर्स को, या फिर जो हमारे डिपार्टमेंट के, सॉरी, मैनेजमेंट के अंदर हाई लेवल वाले लोग होते हैं, जैसे सीईओ, सीएफओ एक्सेट्रा। तो ये डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो ये हाई पावर हाई इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, उनके पास दोनों कंट्रोल्स होते हैं, पावर पे भी और इनका इंटरेस्ट भी होता है प्रोजेक्ट के अंदर। तो इनको अच्छे से मैनेज करना, ठीक है, इनको की प्लेयर्स होते हैं, इनको अच्छे से मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी मतलब एज प्रोजेक्ट मैनेजर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये एक एनालिसिस है, स्टेक होल्डर एनालिसिस। यहाँ क्या आपको बात ये समझ आ रही होंगी कि स्टेक होल्डर एनालिसिस क्यों नेसेसरी है? बिकॉज इतने सारे लोग जब इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिनके पास इंटरेस्ट है, कुछ के पास पावर है, कुछ के पास पावर नहीं है बट इंटरेस्ट है, जब ये सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो रेगुलेट करना या मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक मैनेजर के लिए। तो इस तरीके से कैटेगराइज करके वो अपना काम इजी कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है अपने फोकस को, कि मुझे कहाँ पे कितना कितना फोकस करना है, एंड दैट्स व्हाट मैनेजमेंट इज। ठीक है, यही सेम चीज आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को इस तरीके से कैटेगराइज कर लो, ठीक है, या अगर आप इस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स को किसी और तरीके के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, तो आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यही स्टेक होल्डर एनालिसिस है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हमने वहां पर डिस्कस करा था ना, अपना छोटा सा एग्जाम्पल। हम सबसे पहले वहां पे आते हैं और हम वहां पे आके डिस्कस करेंगे कि हमने एक्चुअल में जब आप रिलेट करोगे चीजों को तो आपको समझ आएगा। देखो क्लाइंट, क्लाइंट आप कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो? क्लाइंट कौन हो गया? देखो क्लाइंट वो बंदा है जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है बट उसके पास पावर नहीं है। ठीक है, पावर किसके पास होती है? पार्टनर के पास होती है। साइन कौन करेगा? पार्टनर करेगा। ओपिनियन कौन देगा? पार्टनर करेगा। बट क्लाइंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसी की ही कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, उसी की कंपनी का ओपिनियन जाना है ऑडिट रिपोर्ट में। तो क्लाइंट वो है जिसके पास पावर कम है बट इंटरेस्ट ज्यादा है उसका, तो उसको इन्फॉर्म रखना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है चीजों से। अगर हम सीनियर्स एंड मैनेजर्स की बात करें, तो इनके पास पावर होती है बट इनका इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, इनके पास पावर होती है बट इनका इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि इनको काम करने की सारी पावर है, ऑलराइट, तो इनको हमें सेटिस्फाइड रखना पड़ता है, मार्जिन, क्योंकि देखो आप अपने मैनेजर को सेटिस्फाइड रखोगे, उसको अच्छा अच्छा काम करके दोगे, करेक्ट करेक्ट, तो वो पार्टनर के सामने, पार्टनर के पास आपका अप्रेजल अच्छे से देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको सेटिस्फाइड रखना है। पार्टनर एक की प्लेयर्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, ये पार्टनर को तो आपको बढ़िया तरीके से मैनेज करके चलना है। फेलो आर्टिकल्स, वो मार्जिनल प्लेयर्स हैं, ना उनका कोई इंटरेस्ट है ना उनका कोई पावर है, एंड दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, तो मिनिमल एफर्ट, आप उन पे मिनिमल एफर्ट लगाओ। तो आई होप सो आपको ये स्टेक होल्डर एनालिसिस वाला पूरा कॉन्सेप्ट, मेंडलोज मैट्रिक्स, क्लियर हुआ होगा दिमाग में। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप अगर आप जर्नल वाली केस स्टडी में, टी सेक्टर आई थिंक केस स्टडी 2 जो है, उसके अंदर है एक एमसीक्यू। अब वो एमसीक्यू करने के लिए आपको पूरी केस स्टडी रीड करनी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पे करवाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए वो आप अगर जाके उसको छोटा सा बस टाइम दे दो, ठीक है, जब भी आप केस स्टडीज करने बैठो, वो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी मेंडलोज मैट्रिक्स के बारे में। एक बार टेक्स्ट जाके पढ़ लेना,
जो आईसीआई मॉड्यूल का है, क्योंकि टेक्स्ट में इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐड करी हैं। आईसीआई मॉड्यूल में इतना नहीं दिया हुआ है। आईसीआई मॉड्यूल में बस स्टेक होल्डर एनालिसिस की थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है, और उन्होंने ये मैट्रिक्स बना के दी हुई है। ठीक है। और एक कंसेप्चुअल इंसाइट है जिसमें उन्होंने ये दे रखा है। तो यही है। यहाँ पर हम मेंडेलोस मैट्रिक्स की इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है इसके अंदर, होप सो हुआ होगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या वीडियो को लाइक करके बता सकते हो, एज यू विश। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। अच्छे से पढ़ाई करो, यही टाइम है पढ़ाई करने का। बिकॉज अगर आपने ये महीने गुजार लिए ना, ये कुछ 3-4 महीने जो, 3 ढाई 3 महीने ये जो है ना, ये बहुत ही क्रूशियल मंथ्स है आपके लिए। चाहे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, कोई सा भी अटेम्प्ट हो, ठीक है। हर बंदे की लाइफ के ये क्रूशियल मंथ्स है एग्जाम से जस्ट पहले। तो आपको ये अच्छे से कवर करना है अपनी पढ़ाई के लिए। एंड सब सेट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।